फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आगे के शेड्यूल्स आईटीआर 7 के समझेंगे कि उसको कैसे फिल करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिए, जैसे ऐसे ही एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहे। तो आईटीआर 7 हम फिल कर रहे थे। हमने जनरल देखा शेड्यूल कैसे फिल करना है, एंड जो बेसिक डिटेल्स हैं आईटीआर 7 में वो कैसे फिल की जाती है। आज हम आगे के शेड्यूल्स देखेंगे जो कि एक्यूमुलेशन से रिलेटेड, डीम्ड एप्लीकेशंस कैसे बताना है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कैसे बताना है, एग्रीगेट ऑफ इनकम कैसे बताना है, एंड एक्सपेंसेस जो आपके यूटिलाइजेशन माने जाएंगे वो कैसे शो करना है। हम आज मैक्सिमम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप जब आईटीआर 7 फिल कर रहे हैं और आपने हाफ फिल करके उसको ड्राफ्ट में सेव कर दिया है, अब ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न में आपको वो ऑलरेडी जितना आपने प्रिपेयर किया है वो सारी चीजें मिल जाएंगी। आप एडिट पे क्लिक करेंगे। ये भी काफी लोगों को डाउट होता है कि हम ऑफलाइन यूटिलिटी में काम कर रहे हैं, हमने हाफ फिल करके रख दिया, अब उसको वापस कैसे रिट्रीव करें। तो आपको ड्राफ्ट वर्जन में जाके आपकी रिटर्न रिट्रीव हो जाएगी। कल हमने सारे शेड्यूल्स देखे थे कैसे सिलेक्ट करने हैं। कल हमने पार्ट ए और पार्ट ए का जनरल 1 एंड जनरल 2 ये दो शेड्यूल्स देखे थे। आज हम शेड्यूल डी से स्टार्ट कर रहे हैं। शेड्यूल डी क्या है? डिटेल्स ऑफ डीम्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम अंडर क्लॉज 2 ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11। फर्स्ट पार्ट ऑफ आईटीआर 7 फाइलिंग का वीडियो है, उसमें मैंने डिटेल में आईटीआर 7 एक्सप्लेन सेक्शन 11 एक्सप्लेन किया है। आप उसको रेफर कर सकते हैं क्योंकि उसमें मैंने आपको नोट्स बनाने भी बताए हैं कि कैसे आप नोट्स बनाएंगे तो आईटीआर 7 इजीली फिल कर लेंगे। मैं यहाँ पर रिवाइज करवा देती हूँ। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 एक्सप्लेनेशन 1 क्लॉज 2। इस क्लॉज में ये बताया गया है कि कुछ इनकम को डीम्ड एप्लीकेशन मानेंगे। कब कब मानेंगे? रीजन क्या होना चाहिए? सिर्फ दो रीजन बताया गया। फॉर द रीजन दैट होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम हैज नॉट बीन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो कुछ आपके टोटल इनकम में कुछ ऐसी इनकम है जो रिसीव ही नहीं हुई है आपको, बट चूंकि आप बुक्स अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं इसलिए आपने इनकम उसको रिकॉर्ड कर लिया इनकम एक्सपेंडिचर में। तो जब रिसीव ही नहीं हुई तो आप यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे कर पाएंगे? तो इस वजह से उसको डीम्ड एप्लीकेशन माना जाएगा इस क्लॉज के तहत। और ये यूटिलाइजेशन आपको कब करना है? जिस साल रिसीव हो आपको इनकम एंड उसके इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर, 2 साल का टाइम मिलता है। वैसे ही अगर कोई अदर रीजन के कारण आपने अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो इस वजह से आपको जिस साल आप डिराइव करेंगे वो इनकम, उस साल और इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर तक का आपको समय दिया जाता है। इस क्लॉज के लिए आपको एक एडिशनल फॉर्म फाइल करना है, 9A फॉर्म 9A फाइल करना है, एंड उसमें डिटेल्स बतानी है कि कितनी ऐसी इनकम है जो आपको रिसीव नहीं हुई है, डिराइव नहीं हुई है, इस वजह से आप अप्लाई नहीं कर पाए। तो ये जो शेड्यूल डी है ये इस इनकम की बात करता है। इसमें आपको क्या बताना है? आप एड डिटेल में क्लिक करेंगे एंड ईयर इन विच इनकम इज डीम्ड टू बी अप्लाइड। आपको अगर आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब लास्ट ईयर आपने डीम्ड एप्लीकेशन का ऑप्शन एक्सरसाइज किया है और इस साल आपको रिसीव हुई है 21-22 में, तो ये तब अप्लाई होगा कि आप तब
जैसे आपके फॉर एग्जांपल 2021 में कोई डीम्ड अप इनकम हुई थी, आपको 21-22 में रिसीव हो गई, तो आपको ये यहाँ क्या पूछ रहे हैं, ईयर इन विच इनकम इज डीम टू बी अप्लाइड, उस साल मतलब 2021 में अपन ने डीम कर ली अप्लाई। अब आपको उसकी डिटेल बतानी है। अमाउंट डीम टू बी अप्लाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ डीमिंग, कितना अमाउंट था। रीजन ऑफ डीमिंग, रीजन क्या था, इनकम हैज नॉट बीन रिसीव ड्यूरिंग दैट ईयर, उस साल नहीं था या कोई और रीजन के तहत था। आउट ऑफ डीम्ड एप्लीकेशन क्लेम्ड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 1 लाख मानते हैं और हमें 2021 में नहीं रिसीव हुई। आउट ऑफ द डीम्ड एप्लीकेशन क्लेम्ड अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पर्टेनिंग टू करंट असेसमेंट ईयर, कितना आपको 1 लाख तक अप्लाई करना है, या फिर आपने 1 लाख से कम करा है क्योंकि आपको 21-22 का तो टाइम है ही, 21-22 में चूंकि हमें इनकम रिसीव हुई है तो आपके पास 22-23 तक का भी टाइम है। तो मैं इसमें से 50,000 अगर अप्लाई कर चुकी हूँ, amount of deemed application claimed in earlier years applied during the financial year pertaining to current, amount of deemed application claimed in earlier years applied during the फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर अप्लाइड बताना है। अगर हमने 50,000 तक का टारगेट रखा था 21-22 में और 50,000 ही हमने एक्सपेंस कर दिए, तो फिर तो आपका जो 21-22 में इनकम डीम करेंगे वो तो जीरो हो जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल 50,000 आपको 21-22 में अप्लाई करना था, बट आप अप्लाई नहीं कर पाए, आप सिर्फ 40,000 ही अप्लाई कर पाए, तो जो 10,000 है ना वो सेक्शन 11(1)(b) में इनकम ट्रीट कर दी जाएगी। अमाउंट डीम टू बी अप्लाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 2021 में 1 लाख तक हमने डीम करा, 1 लाख का आपको एग्जेम्पशन मिल गया, और ये किसके तहत था कि आपको इनकम रिसीव नहीं हुई है। इसमें से आपने 21-22 में कितना आपका टारगेट था अप्लाई करने का, 50,000, उसमें से अगर आप पूरा का पूरा अप्लाई कर गए तो गुड है, नहीं कर पाए तो 11(1)(b) में टैक्सेबल हो जाएगा बैलेंस अमाउंट। और जो बैलेंस है 1 लाख में से 50 गए, बट बाकी का जो 50 है वो आपको नेक्स्ट ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स अप्लाई करना है। तो ये तो होगी वो डिटेल्स जो आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बतानी है। अगर हमारी 21-22 में ही कुछ डीम्ड इनकम है तो आप यहाँ पर 21-22 करेंगे कि हम 21 करेंट ईयर में हमारी कोई डीमिंग इनकम है। अब इसमें 50,000 फॉर एग्जाम्पल है जो हमें मिले नहीं है, तो इसलिए हम डीम्ड एप्लीकेशन कर रहे हैं, इनकम हमें रिसीव नहीं हुई है, इसलिए आउट ऑफ डीम्ड एप्लीकेशन क्लेम अभी अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पर्टेनिंग टू करंट असेसमेंट ईयर, तो ये जीरो रहेगा क्योंकि अभी करंट असेसमेंट ईयर में तो हम अब डीम ही कर रहे हैं, इसलिए रिक्वायर्ड नेक्स्ट ईयर होगी। एंड उसके बाद पूरा का पूरा 22-23 ऑनवर्ड्स आपको अप्लाई करना है। तो ये प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर का। तो इसके लिए क्या है, जब हम पर्टिकुलर ट्रस्ट की एक बुक्स मेंटेन करते हैं तो आपको डीमिंग एप्लीकेशन से रिलेटेड अलग रिकॉर्डिंग रखनी पड़ती है, वैसे ही एक्यूमुलेशन जो बताते हैं सेक्शन 11(2) में उसकी अलग रखनी पड़ती है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट शेड्यूल है, शेड्यूल जे, वो है स्टेटमेंट शोइंग द फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट एज ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। ये शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफी चेंजेस आए हैं। फर्स्ट A1 है, इसमें हमें बेसिकली क्या बताना है, जो हमारे पास फंड्स है इन फॉर्म ऑफ कॉर्पस और नॉन कॉर्पस, उसको आपने कैसे इन्वेस्ट करके रखा है या किस फॉर्म में इन्वेस्ट करा है, क्योंकि 11 सबसेक्शन 5 में हमें मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बताया गया है, तो वही हमें यहाँ पर डिस्क्लोज करना है। सबसे पहले A1 में डिटेल ऑफ कॉर्पस बतानी है। अब कॉर्पस डोनेशन में भी उन्होंने ड्रॉप डाउन बता दिए हैं। ड्रॉप डाउन में फर्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटिंग डोनेशन रिसीव फॉर द रेनोवेशन और रिपेयर ऑफ प्लेसेस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 80G सबसेक्शन 2 क्लॉज बी इंक्लूडिंग सिमिलर डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। अब ये कॉर्पस में अलग क्यों करा है, अगेन मेरे आप फर्स्ट वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियल 21-22 में स्पेशली एक्सप्लेनेशन 3A ऐड करा है सेक्शन 11 में सबसेक्शन 1। उसमें बताया गया है कि अगर कोई ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट है या रिलीजियस पर्पस के लिए फॉर्म हुए हैं, जो गुरुद्वारा, टेम्पल, मॉस्क, इन चर्च, इन
प्रकार के रिलीजियस को मेंटेन करते हैं और उसके लिए रेनोवेशन और रिपेयर के लिए आपको डोनेशन मिले हैं, तो उसको आपको एज अ कॉर्पस ट्रीट करना है। पर कब करेंगे कॉर्पस ट्रीट? जब आप उस डोनेशन को स्पेसिफिकली जिस पर्पस के लिए मिला है उस पे अप्लाई करें। सेकेंड, आप किसी दूसरे पर्सन को डोनेशन नहीं देंगे आउट ऑफ दिस अमाउंट। एंड थर्ड है, आपको स्पेसिफिकली सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, मतलब अलग से पता हो कि रिनोवेशन और रिपेयर के लिए कितना डोनेशन मिला है, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिकली सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हो एंड इन्वेस्टेड हो in any of the modes specified under subsection 5 of section 11। तो ये जो थर्ड पॉइंट है इसके लिए उनने ITR 7 में चेंज लेकर आए हैं। और यहाँ स्पेसिफिकली ड्रॉप डाउन बताइए कि अगर आपको रिपेयर और मेंटेनेंस से रिलेटेड अलग मिला है, कौन से स्पेसिफिकली उन्हीं ट्रस्ट को जो कि ATG 2B की डोनेशन रिसीव कर रही है। अगर इसके अलावा है तो अदर देन IB सेलेक्ट करना है। अब दोनों ऑप्शन में आपको कौन कौन सी डिटेल्स बतानी है? एक तो ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2021 क्या था, ड्यूरिंग द ईयर आपने और कितना रिसीव किया कॉर्पस, इसमें से अप्लाई कितना कर दिया। अप्लाइड अलाउड नहीं है, बट अगर रेनोवेशन की बात करें, रिपेयर की बात करें, तो आपने रेनोवेशन रिपेयर के लिए कितना अप्लाई कर दिया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड बैक इन दी कॉर्पस व्हिच वाज अर्लियर अप्लाइड एंड नॉट क्लेम्ड एज एप्लीकेशन। अगर आप कॉर्पस से कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, तो वो अलाउड नहीं होता, उस साल वो डिसअलाउड हो जाता है जिस साल आपने कॉर्पस यूज करके अप्लाई किया। एंड उस साल पे आपको मिलेगा डिडक्शन, एप्लीकेशन तब माना जाएगा जिस साल आप कॉर्पस में वापस कर देंगे पैसे। तो यहाँ पर जब आप अमाउंट बताएंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड बैक इन दी कॉर्पस, आपको ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन आ जाएगा जब हम ER शेड्यूल में देखेंगे। अब जो ये फोर्थ पॉइंट है, अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड बैक इन दी कॉर्पस, इससे रिलेटेड आपको फाइनेंशियल ईयर बताना है कि किस फाइनेंशियल ईयर में आपने कॉर्पस से पैसे निकाल के एप्लीकेशन करा है। तो ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन फाइनेंशियल ईयर 21-22 से आया है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 21-22 है। जब आप 22-23 की ITR 7 फाइल करेंगे तब आपको यहाँ पर 21-22-22-23 भी आएगा। तो ये जो चेंज बताया गया कि कॉर्पस और लोन और बोरिंग से आप कुछ भी आप एप्लीकेशन करते हैं तो वो डिसअलाउड रहता है, वो एप्लीकेशन नहीं माना जाता, उस साल में माना जाता है जिस साल आप लोन और बोरिंग रीपे कर दें या कॉर्पस में पैसे वापस डाल दें। आपका फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब आपने इसमें से कितना इन्वेस्टेड रखा है इन मोड स्पेसिफाइड अंडर 11.5 और बाकी का वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। तो दिस इज द डिटेल्स यू हैव टू फिल फॉर कॉर्पस। सेकेंड A2 है डिटेल्स ऑफ लोन एंड बोरिंग्स। इसमें अगेन अगर पहले से लोन और बोरिंग्स चला रहा है तो ओपनिंग बैलेंस और आपने कितना लिया है, लोन और बोरिंग्स टेकन फॉर एप्लीकेशन टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द ईयर, आपने कितना लोन लेके एप्लीकेशन किया है, अप्लाइड फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द ईयर। अब ये जो आपने ड्यूरिंग द ईयर और पैसे लिए हैं एप्लीकेशन के, उसमें से कितना अप्लाई कर दिया, अमाउंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन और बोरिंग ड्यूरिंग द ईयर विच वाज अर्लियर अप्लाइड एंड नॉट क्लेम्ड एज एप्लीकेशन। जब आप लोन एंड बोरिंग से एप्लीकेशन करते हैं तो वो अलाउड नहीं होता, वो उस साल अलाउड होगा जिस साल आप उसको रीपेमेंट कर देंगे। तो आपको वो अमाउंट बताना है जितना आपने रीपे कर दिया है और जिस साल से आपने जिस साल एप्लीकेशन किया था आउट ऑफ लोन एंड बोरिंग्स, आपको वो ईयर सिलेक्ट करना है। ये प्रोविजन भी 21-22 से आया है, इस वजह से यहाँ पर सिर्फ 21-22 का ड्रॉप डाउन है। अब ये लोन और बोरिंग्स को आपने किस फॉर्म में इन्वेस्टेड रखा है 11.5 के, आपको वो बताना है, तो बाकी का अमाउंट वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। अगर आपने 100% उसी फॉर्म में रखा है जो फॉर्म 11.5 में डिफाइंड है तो यहाँ 0 आ जाएगा लास्ट वाले कॉलम में। तो ये लोन एंड बोरिंग्स की बात होगी। अब B पॉइंट में है डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स मेड अंडर सेक्शन 11.5 एज ऑन 31 मार्च 22, कितना इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट्स है। तो यहाँ पर भी डिटेल आपको बताना है कि गवर्नमेंट सेविंग स्कीम में कितना है, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में कितना है, जितने भी बोर्ड्स बताए गए 11.5 में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ, आपको हर एक चीज का अलग अलग बताना है। कॉर्पस representing donation received for the renovation or repair of places notified under section 80G2B।
अगर रेनोवेशन और रिपेयर के लिए जो कि ATG2B में बताया गया उसके लिए स्पेसिफिकली कॉर्पस मिला है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग वाले पॉइंट में आपको एक्सप्लेन किया, तो उसको आपको सेपरेटली आइडेंटिफाइबल रखना है। तो आपको उससे रिलेटेड अलग बताना है, मोड कॉर्पस अदर देन आई के लिए अलग बताना है। इनकम एक्यूमुलेटेड एज अंडर सेक्शन 11(2) का जब हम एक्यूमुलेशन देखेंगे तो उसको भी स्पेसिफिकली 11(5) मोड में इन्वेस्टेड रखना है। तो कितना 11(2) में इन्वेस्टेड है। फिर इनकम ऑफ अर्लियर ईयर्स अप टू 15% एक्यूमुलेशन, 15% एक्यूमुलेशन को आपने किस फॉर्म में रखा है, लोन और बोरोइंग्स को, सारी चीजें स्पेसिफिकली आपको बतानी है। वैसे सी पॉइंट में इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कंसर्न इन विच पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 13(3) हैव बीन सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। 13(3) में रिलेटिव्स बताए गए हैं ट्रस्ट के टर्म्स में, कौन कौन से रिलेटिव्स हैं, जो मैंने पार्ट 2 में अपने वीडियो में बताया था। दोनों पार्ट के लिंक्स मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पर आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंसर्न बताना है। वो कंसर्न अगर कंपनी है तो यस सिलेक्ट करना है। कितने शेयर्स हेल्ड करें हैं, क्लासेस क्या है शेयर्स के, इक्विटी है, डिवेंचर्स है, प्रेफरेंशियल है, नॉमिनल वैल्यू क्या है, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, वेदर द इनकम इन कॉलम 6 एक्सीड 5% ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंसर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये सारी डिटेल्स आपको उस कंसर्न की बतानी है जिसमें 13(3) वाले जो पर्सन है इंटरेस्टेड है। अदर इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स आपको बतानी है। अगर अदर देन, अगर 13(3) जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है बट कंपनी में इन्वेस्टमेंट आपने करके रखा है तो उसकी डिटेल आपको बतानी है। अगेन नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंसर्न, वेदर द कंसर्न इस कंपनी, क्लास क्या है, नंबर क्या है शेयर्स के, नॉमिनल वैल्यू कितनी है। वैसे ही लास्ट पॉइंट में आपको वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन डोनेशंस बताना है, रिसीव्ड इन काइंड बट नॉट कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट इन दी स्पेसिफाइड मोड। आपको काइंड में वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मिला बट आपने विद इन दी टाइम प्रोवाइडेड उसको मोड में कन्वर्ट नहीं किया, कैश में कन्वर्ट करके मोड में इन्वेस्ट नहीं किया। कौन से मोड, 11(5) के। तो आपको वो सारी डिटेल्स यहाँ पर बतानी है। डोनर की डिटेल, वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना है, वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन अप्लाइड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव कितना है, अमाउंट आउट ऑफ 3 इन्वेस्टेड इन मोड, जो बाकी का बचा वो कितना आपने इन्वेस्टेड रखा है, और बैलेंस ट्रीट हो जाएगा इनकम में। तो ये है शेड्यूल आई, शेड्यूल जे, सॉरी, शेड्यूल जे के बाद है शेड्यूल आई। शेड्यूल आई सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ कारणवश यूटिलिटी की कुछ प्रॉब्लम होगी। हम आगे बढ़ते हैं। हमें फिर उसके बाद बैलेंस शीट जो आपने बनाई है ट्रस्ट की वो आपको डिस्क्लोज करनी है। ये सिंपल है। सोर्सेज ऑफ फंड आपको बताने हैं, ओन फंड, लोन, बोरोइंग्स, एडवांसेस। वैसी एप्लीकेशन में आपको फिक्स्ड एसेट अगर है, इन्वेस्टमेंट केप्ट इन मोड 11(5) के कितने अमाउंट है, उसमें से कॉर्पस अलग, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें लिंक्ड है। जब आप शेड्यूल जो हमने अभी रिसेंटली शेड्यूल देखा वो फिल करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा करेंट एसेट्स, लोन एंड एडवांसेस। शेड्यूल जे के अकॉर्डिंगली फिल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट की डिटेल। पॉलिटिकल पार्टी है नहीं तो ये नहीं जरूरत है। अब हम डोनेशंस की बात करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस जो मिला है उसकी बात करते हैं। तो एक है वीसी शेड्यूल। वीसी शेड्यूल में आपको डोनेशन डोमेस्टिक एंड फॉरेन दोनों बताना है। तो डोमेस्टिक में कौन कौन से बाइफिकेशन है, कॉर्पस डोनेशन कितना है, कॉर्पस रिप्रेजेंटिंग डोनेशन रिसीव फॉर द रेनोवेशन और रिपेयर ऑफ प्लेसेस। इसको हर जगह पर कॉर्पस को डिफाइन करा गया है कि रिनोवेशन रिपेयर से रिलेटेड, बट कौन से ऑर्गेनाइजेशन को, जो ATG2B में स्पेसिफिकली नोटिफाइड है। कॉर्पस अदर देन अबव। अब अदर देन कॉर्पस से रिलेटेड आपको जो मिले हैं जैसे कि ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, ग्रांट रिसीव फॉर फ्रॉम कंपनीज अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR फंड्स आपको रिसीव हुए तो उसकी अलग जानकारी देनी है। अदर स्पेसिफिक ग्रांट्स, अदर डोनेशंस,
सेम आपको फॉरेन से रिलेटेड भी बताना है, फॉरेन से आपको कॉर्पस से रिलेटेड आया है, या फिर आपको जो अदर देन कॉर्पस डोनेशन है वो बताएं, स्पेसिफिक फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन हैज बीन रिसीव्ड, ये सारी चीजें आप बताएंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। डी है एनोनिमस डोनेशन, मतलब ऐसे व्यक्ति से आपको मिला है कि व्यक्ति का पता नहीं है बट डोनेशन मिल गया है, ऐसे आइडेंटिफाइड नहीं है डोनर्स, तो वो आपको उसकी डिटेल डी पॉइंट में बतानी है। एंड डिडक्शंस जो उसमें से मिलता है वो मिलता है 5% ऑफ टोटल डिडक्शन रिसीव्ड और 1 लाख विच एवर इज हायर करके ऑटोमेटिकली आपको डिडक्शन करके बैलेंस 30% से टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो कंट्रीब्यूशन की डिटेल है वो आपको वीसी शेड्यूल में बतानी है। वीसी के बाद एक और शेड्यूल है आपको जिसमें अदर देन कंट्रीब्यूशन की डिटेल बतानी है, वो है एआई, वो शेड्यूल नहीं सिलेक्ट हुआ है। इनकम में आपको मिलेगा वीसी के बाद एआई। गॉड नोज ये दो शेड्यूल्स क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं, बट अगर ये वीडियो में कवर नहीं हुआ तो मैं सेपरेट वीडियो बना के जरूर डालूंगी। देखिए आई अभी भी कवर नहीं हुआ और एआई हो गया, तो एआई मैं आपको समझा देती हूँ शेड्यूल। एआई में क्या है, जो अभी हमने देखे वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन की डिटेल देखी, कॉर्पस और अदर देन कॉर्पस। अब यहाँ पर है आपको इनकम कितनी डिराइव हुई है फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, तो रिसीव फ्रॉम द मेन ऑब्जेक्टिव, रिसीव फ्रॉम इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव्स, जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट है उससे कितना रिसीट हुआ है, और जो आप अदर देन मेन ऑब्जेक्टिव कुछ इंसिडेंटल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन में बुक सेल करके है तो वो डिटेल्स, रेंटल इनकम है, कमीशन इनकम है, डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, तो ये सारी चीजें आपको एआई शेड्यूल में बताना है। मतलब अदर देन कॉन्ट्रीब्यूशन, जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ पर बताना है। वीसी और एआई इज स्पेसिफिकली फॉर इनकम। अब ईआर और जो ईसी शेड्यूल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और टाइम लग रहा है। लास्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगी कि आखिरी वीडियो हो और सम अप कर दूं मैं ITR 7 को। तो अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी लोगों को हेल्प मिले। थैंक यू।